हेलो बच्चों, केमिस्ट्री पेज में आपका स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे जेडब्ल्यू प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन और दो चैप्टर हमारे पास थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड रिडॉक्सेस। इसका मैंने पार्ट 1 पहले बना दिया है जिसमें मैंने 21 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज बारी है पार्ट 2 की जिसमें 21 से आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जिन बच्चों ने पहले पार्ट 1 नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22 और देखिए 22 क्या बोल रहा है। The resistance of 0.2 molar solution of an electrolyte is 50 ohm। तो यहां पर हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसकी मोलरिटी 0.2 m है और इसका रेजिस्टेंस 50 ओम है। क्लियर। अब आगे बोल रहा है द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द सोल्यूशन इज 1.4। तो यहां पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात कर रहा है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी ये बोल रहा है कप्पा, और कप्पा होता है बच्चों 1/ρ। तो इसकी वैल्यू यहां पर दे रखी है 1.4। क्लियर। आगे बोल रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 मोलर सोल्यूशन। अब जो है दूसरा सोल्यूशन हमारे पास आ गया है। वो जो सोल्यूशन है उसकी मोलरिटी है 0.5 m। क्लियर। और इसका रेजिस्टेंस इन्होंने दे रखा है R इक्वल टू 280 ओम। क्लियर। अब ये पूछ रहा है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास बच्चों लैम्डा m इक्वल टू K इंटू V/m। ठीक है। अच्छा, अब हमें पहले K मालूम करना है, लेकिन इस सोल्यूशन का हमें K मालूम नहीं है, तो K हमें ऊपर से फाइंड आउट करते हुए आना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों सॉल्यूशन नंबर 0.2 मोलर। तो इसका हम सबसे पहले निकालेंगे L/A, क्योंकि L/A से हम जो है दूसरे सॉल्यूशन का कप्पा निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। देखो यहां पर बच्चों जो हमारे पास K की वैल्यू दे रखी है वो है 1.4। तो 1.4 साइमन्स मीटर पर मीटर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो बच्चों 1.4 इंटू 10⁻⁻² साइमन सेंटीमीटर -1। क्लियर हो गया। अब देखो हमारे पास जो रेजिस्टेंस होता है रो L/A। क्लियर। तो L/A इक्वल टू R/ρ। और बच्चों देखो R/ρ, L/A की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, R कितना है, R है हमारे पास 50 इंटू 1/ρ की वैल्यू कितनी है 1.4 इंटू 10⁻⁻²। तो ये L/A की वैल्यू हमारे पास आ गई। क्लियर। अब देखो बच्चों ये L/A हमने ऊपर निकाल लिया, तो ये हमें नीचे वाले के कप्पा निकालने में मदद करेगा। हमें यहाँ क्या निकालना है, कप्पा निकालना है। क्लियर। अब देखो आगे यहाँ पर आ जाओ। तो दूसरे सोल्यूशन का हमें क्या निकालना है, कप्पा निकालना है। तो हमें दे रखा है बच्चों L/A दे रखा है, तो कप्पा इक्वल टू 1/ρ इक्वल टू क्या होगा बच्चों 1/r इंटू L/A। तो अब आगे लिखेंगे 1/r, R की वैल्यू कितनी है 1/280, R इतना है 280 इंटू L/A की वैल्यू हमने ऊपर से मालूम की 50 इंटू 1.4 इंटू 10⁻⁻²। क्लियर हो गया। तो बच्चों ये निकल के आता है 2.5 इंटू 10⁻⁻³ साइमन सेंटीमीटर -1। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कप्पा। अब कप्पा भी निकल गया, तो अब इस फॉर्मूले डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कीजिए। तो लैम्डा m इक्वल टू कप्पा हमारे पास कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻³ इंटू V कितना है 1000 ml और मोलरिटी कितनी दे रखी है 0.5। क्लियर। तो बच्चों ये निकल के आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर। तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा ये ए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23। क्या पूछा है देखो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस NaCl की कॉन्सेंट्रेशन C पर यानी लैम्डा C और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बीच रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप पूछा है। ठीक है।
तो बच्चों यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, एक इक्वेशन याद रखनी है, उसके बेसिस पर हम पता करने के। तो वो उस इक्वेशन का नाम है बच्चों डिबाई-हैकेल और सेंजर इक्वेशन। क्या है? डिबाई-हैकेल और सेंजर इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या बोलती है? लैम्डा सी इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिट माइनस बी अंडर रूट सी। तो लैम्डा सी क्या है? यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर। लैम्डा इन्फिनाइट क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है एट इन्फिनिट डायल्यूशन। बी कांस्टेंट है और सी कॉन्सेंट्रेशन है। तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा सी। डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद रखना है बस, और कुछ। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24। क्या पूछे? इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन H2O2 एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं? जो दूसरे का रिडक्शन करते हैं और खुद का ऑक्सीडेशन करते हैं। यानी हम ये बोल सकते हैं कि H2O2 सेल्फ ऑक्सीडेशन, अपना खुद का ऑक्सीडेशन करेगा तभी रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो हमें यहां पर ढूंढना है कि H2O2 का ऑक्सीडेशन क्या पर हो रहा है। तो सीधी सी बात है बच्चों, जहां पर H2O2 O2 बनाएगा वहां पर उसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, देखो यहां पर O2 का जो ऑक्सीडेशन नंबर है -1 है, यहां पर हो गया बच्चों 0, तो ऑक्सीडेशन हो गया। यहां पर भी देखो -1 है और O2 में 0 हो गया। तो 2 and 4 H2O2 एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो आंसर हो जाएगा डी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 25। द मेटल दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट। तो बच्चों यहां पर आंसर हो जाएगा हमारे पास कैल्शियम। कैल्शियम का एक्वस सोल्यूशन में आप उसको प्योर मेटल की फॉर्म में नहीं पा सकते। क्यों? देखो ऐसा क्यों होता है। जो कैल्शियम का रिडक्शन पोटेंशियल होता है, कैल्शियम का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है? कैल्शियम 2+2 इलेक्ट्रॉन और यहां बनेगा बच्चों कैल्शियम, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है -2.87। क्लियर? अच्छा, और जो हमारे पास H2 है, यानी जो H2 है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है? देखिए ये बनाएगा H2+2OH-, और इसका बच्चों रिडक्शन पोटेंशियल है -0.83। क्लियर? अगर मैं कैल्शियम का हाइड्रोलाइसिस करता हूं, कैल्शियम प्लस H2O, तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है इस तरह से, प्लस H2, ये वाला। ठीक है, तो बच्चों देखो यहां पर कैल्शियम का क्या हो रहा है? यहां पर कैल्शियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी बोलने का मतलब है कि कैल्शियम वाटर से पहले खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो कभी भी जो है कैल्शियम प्योर मेटल की फॉर्म में नहीं आ सकता है, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव वैल्यू में ज्यादा है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होती है वो खुद का अपना ऑक्सीडेशन कर लेगा बजाय वाटर के ऑक्सीडेशन के लिए। हाँ, अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वाटर से कम माइनस होता तो तब जो है ये प्योर मेटल के फॉर्म में आ जाता। जैसे जो Cu, Cr और Ag है, इनका रिडक्शन पोटेंशियल -0.83 से कम होगा, तो ये आसानी से अपनी मेटल के फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन कैल्शियम नहीं आ पाएगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा देखो 26 क्या बोल रहा है। यहां पर दो रिएक्शन दी है, एक Mn और इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, दूसरा ये भी इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, और हमने इसके लिए E0 निकालना है। तो गिब्स फ्री एनर्जी की मदद से हमें करने वाला है। ठीक है, चलो मैं इस रिएक्शन को लिखता हूं रिएक्शन नंबर 1, और इसको लिखता हूं मैं रिएक्शन नंबर 2। क्लियर हो गया? और ये तीसरी वाली हमारे पास रिएक्शन नंबर 3। इसके लिए बच्चों देखो E0 दे रखा है -1.18 वोल्ट। तो इसके लिए जो हमें डेल्टा जी निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे? देखो डेल्टा जी इक्वल टू -NF E0। क्लियर? डेल्टा जी इक्वल टू -N की वैल्यू कितनी है? 2 है, और F होगा, और यहां पर -1.18। क्लियर हो गया? तो बच्चों जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों +2.36F। क्लियर? अब दूसरा भी ऐसे निकालो। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ इसी फॉर्मूले से। तो डेल्टा जी इक्वल टू -N की वैल्यू कितनी है यहाँ पर भी N की वैल्यू 2 है। ठीक है, इनटू F भी दे रखा है, इनटू यहाँ पर जो है इस समय
पोटेंशियल क्या है, प्लस में है, तो हो जाएगा बच्चों इनटू प्लस 1.51। क्लियर। तो वैल्यू आ जाएगी बच्चों माइनस में, माइनस 3.02F। क्लियर। तो आप इसको मान लो G1, यानी ये डेल्टा G1, और इसको मान लो डेल्टा G2। ठीक है, हमने निकालना है डेल्टा G3। तो बच्चों हम डेल्टा G3 की वैल्यू कैसे मालूम, यानी ये जो इक्वेशन है ये हम कैसे प्राप्त करेंगे, जब हम इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करेंगे। तो यहां पर लिख लो, तो यहां पर हो जाएगा बच्चों डेल्टा G3 इक्वल टू डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2। क्लियर। अच्छा देखो, डेल्टा G3 को हम कैसे ले सकते हैं, माइनस, और यहां पर n की वैल्यू कितनी है, यहां पर n की वैल्यू है 2F E नॉट इक्वल टू डेल्टा G1 हमने कितना निकाला था, डेल्टा G1 निकाला था 2.36 F माइनस डेल्टा G2 कितना था, माइनस 3.02 F। क्लियर हो गया। अच्छा, सब में F कॉमन है तो F को हटा देते हैं, तो यहां पर आ जाएगा बच्चों माइनस 2E नॉट इक्वल टू 2.36 और 3.02 को हम जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 5.38। क्लियर। तो जो E नॉट है वो हो जाएगा बच्चों माइनस 2.69 वोल्ट। ठीक है। और यहां पर बच्चों E नॉट माइनस आ रहा है, इसका मतलब रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में पॉसिबल है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है, तो रिएक्शन विल नॉट बी स्पॉन्टेनियस। तो बच्चों आंसर हो जाएगा ए वाला। देखो माइनस 2.69 वोल्ट और रिएक्शन विल नॉट अकर, क्योंकि यहां पर E की वैल्यू माइनस आ रही है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27। अब देखो 27 क्या बोल रहा है, एक रिएक्शन दे रखी है MnO4 माइनस C2O4 माइनस 2H प्लस, इस तरह से एक रिडॉक्स रिएक्शन है और आपको इसको बैलेंस करना है। तो कितने X होंगे, कितने Y होंगे, कितने Z होंगे, ये हमें मालूम करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं MnO4 को बैलेंस करने की। देखो MnO4 माइनस, और हमें मिल रहा है बच्चों, क्या मिल रहा है, Mn2 प्लस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, MnO4 माइनस Mn बराबर है, केवल O को बैलेंस करो। ठीक है, तो इस साइड क्या आने वाला है, देखो इस साइड आने वाला है बच्चों, एक तो Mn2 प्लस है, प्लस यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब जो है 4H2O तो आने वाला है। क्लियर हो गया। अब देखो 4H2O है तो 8H इस साइड लगाने पड़ेंगे हमें, तो 8H हो जाएगा प्लस। क्लियर। अब आप इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करो, तो यहां पर बच्चों हमें इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ेंगे 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब जाके ये पूरा के पूरा बैलेंस हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास है दूसरा C2O4। C2O4 कितना है, 2 माइनस है, तो C2O4 2 माइनस है, और वो क्या बना रहा है, यहां पर बना रहा है CO2 बना रहा है। ठीक है, तो देखो कार्बन का नंबर जो है यहाँ 2 है, यहाँ 1 कार्बन है, तो सबसे पहले क्या करो, आप 2 कार्बन लगाओ, 2 माइनस, और इधर आप लगाओ 2CO2। ठीक है बच्चों, 4 ऑक्सीजन हो गए, 2 माइनस हो गए। क्लियर हो रहा है। अब क्या करना है, हमने इलेक्ट्रॉन करना है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमें 2 इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया। तो इसको हम इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 5 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को बैलेंस करने के लिए इसको इंटू करेंगे 2 से, और इसको इंटू करेंगे 5 से, ताकि इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, देखो ये वाली इक्वेशन, ये वाली देखो आप, है ना, इसको हम लिख सकते हैं C2O4 2, और ये 5 आगे आ जाएगा, इसको लिखेंगे 10 CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। और Mn वाले को हम कैसे लिखेंगे, जब 2 से इंटू करेंगे, 2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, 2Mn2 प्लस 8H2। क्लियर हो गया। तो दोनों इक्वेशन अब हमारी बैलेंस हो गई है। तो इनको अब बच्चों आप क्या करो, पूरा एक साथ लिखो। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो 2MnO4 माइनस,
अच्छा, अब ऐसा करो कि आप इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर डिलीट कर दो। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो 2MnO4 माइनस हो गया प्लस 5C2O4 2 माइनस प्लस 16H प्लस, फिर आगे जाओ, आगे क्या मिलेगा आपको बच्चों, 2Mn2 प्लस प्लस 10CO2 प्लस 8H2। तो ये हमारी पूरी बैलेंस इक्वेशन हो गई। तो अब देखो बच्चों, Mn के आगे x लगाया है और Mn के आगे क्या है, डिजिट 2 है, तो इसका मतलब x इक्वल टू क्या होने वाला है, 2, ठीक है। C2O4 के आगे y लगाया है, तो C2O4 के आगे क्या है, 5 है, और यहाँ क्या है, 10 है। तो 2y बात है कि तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 5 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो z/2 है और यहाँ 8 है, तो z की वैल्यू कितनी होने वाली है बच्चों, 16/2, 8 ये तो हुआ, तो z विल बी 16, तो 2 5 16 विल बी द आंसर, 2 5 16 यानी C। तो 27 का हो गया बच्चों C। क्लियर हो गया। 28 तो बहुत इजी है। यहां पर कुछ मेटल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं, जैसे ये और ये, ठीक है। और पूछा है कि बेस्ड ऑन द अबाउट डेटा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बच्चों स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसकी पॉजिटिव वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी दिख रही है, यहाँ पर MnO4 से Mn2 प्लस जा रहा है 1.51। क्लियर हो गया। तो ये सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करेगा। तो बच्चों हमारा आंसर हो गया डी। क्लियर हो गया, MnO4 माइनस। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। यहां पर देखो बच्चों, मेटल के रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं और 3 मेटल है, जिंक, निकल एंड आयरन। तो जिंक का ये, निकल का ये और आयरन का ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। तो अब ये बोल रहे हैं कि ये इक्वेशन किस तरह से पॉसिबल होगी अगर हम मेटल को चेंज करते जाए। तो देखो x प्लस y2 प्लस और यहां पर है बच्चों x2 प्लस प्लस y, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहां पर जो x है उसका क्या हो रहा है, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, y है उसका क्या हो रहा है, यहां पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो हमें यह देखना है कि ऑक्सीडेशन वो कर सकता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस सबसे ज्यादा होगा। ये तो ना खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, यानी वो मेटल में से मेटल को रिप्लेस कर देगा। देखो जैसे इसने मेटल में से मेटल को रिप्लेस कर दिया। तो बच्चों देखो हमारे पास जो निकल है और जो जिंक है और जो आयरन है उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहां पर दे रखे हैं। तो जिंक का दे रखा है -0.76, निकल का दे रखा है -0.23 और आयरन का दे रखा है -0.44। तो बच्चों किसका ऑक्सीडेशन इजी हो जाएगा, जिंक का। तो इसका मतलब X में भी जिंक, क्योंकि जिंक ही ऐसा मेटल है जो दोनों को उसके सोल्यूशन से रिप्लेस कर सकता है। तो X बच्चों हमेशा जिंक होना चाहिए और Y दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो क्या होने वाला है, देखो X जिंक और Y निकल, Y कुछ भी बना लो। X निकल और Y जिंक कभी पॉसिबल नहीं होता है, रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती, यानी निकल जिंक को उसके सोल्यूशन से रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो X जो है ऐसा मेटल होना चाहिए जिसका ऑक्सीडेशन इजीली हो जाए, तो वो जिंक ही है बस। क्लियर हो गया। तो आंसर हो जाएगा बच्चों डी। 30 क्या पूछा है, देखिए द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल विल बी नेगेटिव। नेगेटिव कब होगा, इफ कंडीशन आपको दे रखी है। तो बताओ भाई, देखो यहां पर जो हमारे हाइड्रोजन का कंसेप्ट आता है वो होता है H प्लस एक इलेक्ट्रॉन और ये आता है बच्चों H2, ठीक है। या हम इसको लिख सकते हैं हाफ H2, ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये एक गैस के फॉर्म में है और ये दोनों यानी HCl जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके H2 गैस बना रहा है। यही जो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में होता है। अब देखो बच्चों, अब हम नस्ट इक्वेशन की मदद लेंगे और पता करेंगे कि जो है क्या कंडीशन पॉसिबल है। तो नस्ट इक्वेशन हमारे पास है E इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 बाई N लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, H2 है, तो बच्चों इसको लिखते हैं PH2। क्लियर हो गया है ना। और ये है हाफ है तो हाफ इसकी पावर हो जाएगी, बाकी नीचे हम लिखेंगे H प्लस। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो आगे आओ, E इक्वल टू E0। तो यहाँ पर जो है E0 कितना होता है बच्चों, 0 होता है। पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
हाइड्रोजन का 0 होता है तो आगे लिखेंगे 0.0591 बाई एन। एन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे हैं 1, तो आगे लॉग और PH2 और ये हाफ बाई H प्लस। क्लियर हो गया? आगे बढ़ो। E इक्वल टू 0.0591 बाई लिखने की जरूरत नहीं अब तो, तब हो जाएगा सीधे लॉग PH2 हाफ बाई। अब देखिए बच्चों, यहां पर लगा हुआ है माइनस, ये माइनस है, तो ये जो E की वैल्यू है वो माइनस तभी होगी जब लॉग इतने की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, यानी E विल बी नेगेटिव इफ लॉग वैल्यू इज पॉजिटिव। ठीक है, ये तो हुआ तभी जाके नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव तो माइनस होता है। तो अब बच्चों ये पॉजिटिव कब होगा? ये पॉजिटिव तब होगा जब ऊपर वाला यानी जो PH2 है वो ज्यादा होगा H प्लस से, सीधी सी बात है, तभी जाके वो पॉजिटिव होगा। तो अब ऊपर वाले सारे ऑप्शन चेक करो ABCD। तो देखो बच्चों, यहां पे देखो PH2 1 ATM है और ये 2 है और ये सेम है, तो इसका मतलब ये सिमिलर तो होना नहीं चाहिए और ये PH2 ज्यादा होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा। ये सी वाला ऑप्शन देखो बच्चों, यहाँ पे PH2 ज्यादा है और H की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो इसका मतलब C विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हो रहा है? तो आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 31। वैसे ही क्वेश्चन आएगा जो हमने अभी 22 वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम टू सेम क्वेश्चन है बच्चों, है ना? अगर आपने वो देखा होगा तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है। देखो, एक सोल्यूशन दे रखा है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.2 m है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो 50 ओम है। तो अब लिखो यहाँ पर सोल्यूशन है 0.2 m और इसका रेजिस्टेंस है कितना ओम दे रखा है बच्चों? 50 ओम दे रखा है। ठीक है, और देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी दे रखा है, कितना है? 1.3 साइमंस पर मीटर। तो यानी 1/ρ भी दे रखा है जिसको हम कप्पा बोलते हैं, वो कितना है? 1.3 साइमंस मीटर माइनस 1। क्लियर? ठीक है, तो अब इसको हम चेंज कर सकते हैं 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 सेंटीमीटर माइनस 1। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या निकालना है? पिछले वाले क्वेश्चन की तरह L/A। तो L/A होता है हमारे पास R/ρ। ठीक है, यानी R इंटू 1/ρ। चलो, तो R की वैल्यू कितनी है? 50 इंटू रो की वैल्यू कितनी है? 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 2। चलो, ये हो गया हमारे पास L/A। अब लो दूसरा सोल्यूशन। दूसरा सोल्यूशन कौन सा है? देखो ये वाला 0.4 मोलर। 0.4 मोलर सोल्यूशन है और इसका बच्चों रेजिस्टेंस हमें कितना दे रखा है? 260 ओम है। अब क्या निकालना है? इससे हमें कप्पा निकालना है। ठीक है, अच्छा देखो कप्पा कैसे निकलेगा? जो कप्पा होता है उसका फॉर्मूला होता है बच्चों हमारे पास 1/r इंटू L/A। ठीक है, तो 1/r कितना है हमारे पास? r की वैल्यू दे रखी है 260, तो 1/260 इंटू L/A 50 इंटू 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 2। क्लियर? अब बच्चों हमें निकालना क्या है? ये देखो यहाँ पर देगा मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है हमें। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है लैम्डा m इक्वल टू K इंटू V/m। ठीक है, तो K की वैल्यू क्या हमारे पास है? देखो 1/260 इंटू 50 इंटू 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू ये 1000 हो गया V। ठीक है, और उसके बाद नीचे m क्या है बच्चों? m हमारे पास है 0.4, तो ये 260 भी 0.4 के साथ आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा बच्चों 6.25 इंटू 10 की पावर माइनस 4 साइमंस मीटर स्क्वायर पर मोल। क्लियर? तो हमारा आंसर हो जाएगा देखो बच्चों ये बी वाला। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 32। पूछा है द गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ Al2O3 इज 966 किलो जूल पर मोल, और आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी ई नॉट की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों हमारे पास ई नॉट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NF ई नॉट। अच्छा, यहाँ पर जो है आपको n निकालना है और डेल्टा जी यहाँ पर दे रखा है। डेल्टा जी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 966
किलो जूल पर मोल, इसको जूल में चेंज करेंगे तो 966 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। क्लियर हो गया? ठीक है। तो अब बच्चों n निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, तो यहां पर देखो 2/3 इंटू 3O माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला जो हमारे पास ऑक्सीजन था। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों 2O माइनस माइनस कन्वर्ट हो रहा है O2 में, ये तो हुआ। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो अब क्या करो, देखो डेल्टा जी हमें दे रखा है, फॉर्मूले में पुटअप करो, 966 इंटू 10⁻³ इक्वल टू माइनस n कितना है 4 इंटू f कितना है 96500 इंटू ई नॉट। ठीक है, तो ई नॉट का अगर हम देखें तो बच्चों ये आ जाएगा 2.5 वोल्ट, तो आंसर हो जाएगा सी। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 33। क्या पूछा, देखो यहां पर एक रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है आयरन का, और यहां पर भी रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। तो आगे पूछा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द चेंज, इसके लिए तो यहां पर डेल्टा जी की मदद से हमें इस रिएक्शन को कर लेंगे। ठीक है, तो सपोज हमारे पास देखो पहली रिएक्शन कौन सी है, पहली रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 1, इसको मैं रिएक्शन नंबर 1 लिखता हूं, ये है, या नीचे लिखते हैं रिएक्शन नंबर 1। तो हमारे पास है देखो Fe3 से 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो बन रहा है Fe, और इसका बच्चों जो ई नॉट है वो दे रखा है इन्होंने -0.036। क्लियर? तो अब इसके लिए डेल्टा जी कितना होगा, देखो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NF ई नॉट, तो माइनस n की वैल्यू कितनी है 3 इंटू एफ इंटू ई नॉट कितना दे रखा है -0.03। तो बच्चों ये निकल के आ जाएगा 0.108 एफ। क्लियर? इसको याद रखो, ये हो गया हमारे पास G1। अब देखो दूसरी रिएक्शन कौन सी है, दूसरी रिएक्शन है हमारे पास Fe2+ और 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, तो बन रहा है Fe, और इसके लिए ई नॉट इन्होंने दे रखा है -0.439। क्लियर? इसके लिए भी ऐसे निकालेंगे, डेल्टा G2 इक्वल टू -2 इंटू एफ इंटू 0.439, तो बच्चों वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.878। क्लियर हो गया एफ, तो ये हमारे पास G2 हो गया। अब हमें ये जो रिएक्शन है इसके लिए G3 मालूम करना है ना, ये G3 हो गया, G3 डेल्टा G3 सॉरी। तो डेल्टा G3 कब आएगा बच्चों, देखो डेल्टा G3 कब आएगा, जब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम माइनस करेंगे, तभी जाके हमें इक्वेशन 3, ये वाली इक्वेशन 3 मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखो डेल्टा G3 यहाँ होता है -NF ई नॉट इक्वल टू डेल्टा G1 कितना है हमारे पास 0.108 एफ माइनस 0.878 एफ। क्लियर? हमारे पास F सबके साथ कॉमन है, तो F तो गया सब में, N की वैल्यू जो है G3 के लिए क्या है 1 है, तो यहां पर हो जाएगा -E नॉट इक्वल टू -0.770। तो बच्चों E नॉट हो जाएगा 0.770 वोल्ट, तो आंसर हो जाएगा सी। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 34। यहां पर बच्चों दो मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, Cr का भी दे रखा है और आयरन का भी दे रखा है, और दोनों को मिला के इन्होंने एक सेल बनाया, और अब ये बोल रहे हैं कि इसका सेल पोटेंशियल क्या होने वाला है, और दोनों की कंसंट्रेशन यहाँ पर दे रखी है। तो नेक्स्ट इक्वेशन इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि दोनों किस तरह से रिएक्शन करेंगे, किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर बच्चों देखो 2Cr प्लस 3Fe2+, और ये रिएक्शन जाएगी हमारे Cr 2Cr3+ एंड यहाँ पर होने वाला है हमारे पास 3Fe। क्लियर? तो इसका मतलब जो Cr है उसका हो रहा ऑक्सीडेशन, और जो हमारे पास Fe है उसका हो रहा है रिडक्शन। क्लियर हो गया? तो बच्चों
यहां पर सबसे पहले हम दोनों के लिए ई सेल पता करेंगे। ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? Cr का। तो Cr की वैल्यू कितनी है? 0.72 प्लस रिडक्शन कितना है यहाँ पर? इसका हो रहा है आयरन का, तो माइनस हो जाएगा 0.42। तो बच्चों ये दोनों सॉल्व करके लिखेंगे हम 0.30 वोल्ट। तो ई सेल हमें मिल गया। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखो, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन। तो बच्चों हम यहां पर लिखेंगे लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? Cr। तो Cr की कंसंट्रेशन, ये Cr3+ है, तो Cr के ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे है रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या है? आयरन। तो आयरन की कंसंट्रेशन 2+ और इस पर आ जाएगा बच्चों 3। ठीक है, अब देखो इक्वल टू करो, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है? 0.30 वोल्ट माइनस 0.0591 बाई कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है? n इक्वल टू यहाँ पर है 6। तो 6 लॉग क्रोमियम की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.1। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 और उसके नीचे है आयरन कितना है? 0.01। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3। क्लियर? तो अब आगे करो, देखो 0.30 माइनस 0.0591 बाई 6 और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों लॉग 10 की पावर माइनस 6। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे 10 की पावर 4। ठीक, तो अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, देखो कैसे आ गया। ई सेल इक्वल टू 0.03 माइनस 0.0591 बाई 6 इंटू 4। तो अब बच्चों इसकी वैल्यू आएगी 0.2606 वोल्ट। तो 26 ये वाला आंसर हो जाएगा ए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 और 35 में क्या बोला? देखो दो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, एक सोडियम एसिटेट और HCl, दोनों का जो है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखा है, इतना और इतना। क्लियर? उसके बाद पूछ रहा है बच्चों कि अगर हमें एसिडिक एसिड का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, तो इनमें से किसको ऐड करना पड़ेगा या किसको डिलीट करना पड़ेगा? ठीक है, देखो तो बच्चों हम सबसे पहले बात करते हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एसिडिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो एसिडिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो ये क्या होगा? देखो आयनिक कंडक्टेंस ऑफ CH3COO माइनस प्लस आयनिक कंडक्टेंस ऑफ H+। कॉलरस लॉ हमने लगाया। ठीक है, अब देखो बच्चों जो हमारे पास ये इक्वेशन है, ये हमें इसके और इनमें से किसके एडिशन से मिल सकती है। तो हम क्या करेंगे? देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ CH3COONA, इसको हम लेंगे, इसके साथ प्लस करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ HCl और इसके साथ माइनस करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl, तभी जाके हमें ये वाली इक्वेशन मिलेगी। तो देखो यहाँ से Na गया, यहाँ से Na गया, यहाँ से Cl गया, यहाँ से Cl गया, बचा H और CH3COONA, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे ढूंढो बच्चों, यहाँ A विल बी द आंसर। NaCl को हमें माइनस करना पड़ेगा दोनों के साथ, तभी जाके हमें CH3COOH की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मिल जाएगा। क्लियर हो गया? तो आंसर हो जाएगा बच्चों ए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पर एक इन्होंने सेल बना रखा है कॉपर और जिंक को जोड़ के, और जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.10। और यहाँ पर बोल रहा है कि बच्चों जब सेल ऐसी कंडीशन में आएगा, वो जब कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाए, तो इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होने वाली, रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन। और आपको मालूम होना चाहिए बच्चों कि जब सेल पूरी तरह कंप्लीटली डिस्चार्ज होता है, इसका मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। तो हमें Zn और Cr की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हमें क्या निकालना है? KEQ निकालना है। तो KEQ बराबर होता है Zn2+ Cu2+। ठीक है, तो चलो हमारे पास क्या है? नेक्स्ट इक्वेशन है,
तो नस्ट इक्वेशन का हम इस्तेमाल करेंगे ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग Zn 2 प्लस बाई Cu2 प्लस के इक्विलिब्रियम। जब भी बच्चों सेल इक्विलिब्रियम में होता है तो ई नॉट सेल उसका हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, ध्यान रखना, ई नॉट सेल इक्वल टू जीरो, है ना। तो अब बात करेंगे, देखो ई सेल इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया, माइनस 0.0591 बाई एन की वैल्यू कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है दोनों के बीच में, तो एन की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 लॉग के इक्विलिब्रियम। क्लियर हो गया, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। अब देखो बच्चों, यहां पे ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है, तो ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है, 1.10 इक्वल टू माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग के इक्विलिब्रियम। और बच्चों अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, जो के इक्विलिब्रियम है वो आ जाएगा हमारे पास एंटी लॉग ऑफ 0.20 बाई 0.0591, और यहां आ जाएगा बच्चों हमारे पास एंटी लॉग ऑफ 37.3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर 37.3। तो बच्चों आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों क्वेश्चन नंबर 38। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर H2SO4 का ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर पूछ रहा है, यानी दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा, सेल्फ रिडक्शन करेगा। तो H2SO4 अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका मतलब ये अपना क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। क्लियर। तो देखो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो तो केवल एक ही रिएक्शन आपको यहाँ पर मिलती है, ए वाली रिएक्शन। क्या है, 2HI प्लस H2SO4, और यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, I2 प्लस SO2 प्लस 2H2O। क्लियर। यहाँ पर I का ऑक्सीडेशन नंबर है -1, यहाँ पर इसका हो गया 0, तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पर H2SO4 में S का ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चों +6, और ये सल्फर डाइऑक्साइड जब कन्वर्ट होता है तो +4, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक, तो रिडक्शन कर रहा है, दूसरों का ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो E विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 सेम वैसा ही क्वेश्चन आएगा जैसे मैंने इस वीडियो के पहले क्वेश्चन में आपको बताया था। यहां पर एक इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है, उसकी कंसंट्रेशन और उसका रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सब देखो 0.1 m हमारे पास सॉल्यूशन है जिसका रेजिस्टेंस है 100 ओम। ठीक है, और इसकी कंडक्टिविटी दे रखी है 1.29 साइमंस मीटर -1, है ना। तो 1/ρ हमें दे रखा है, इसका मतलब कप्पा हमें दे रखा है इस सोल्यूशन का, वो है 1.29 साइमंस मीटर -1। तो अब हमें इसको सेंटीमीटर -1 में करना है, तो 1.29 इंटू 10 की पावर -2 सेंटीमीटर -1। क्लियर हो गया। अब हमने क्या निकाला है, L/A इक्वल टू R/ρ। क्लियर। तो अब देखो R कितना है हमारे पास, 100 इंटू 1.29 इंटू 10 की पावर -2, तो आंसर हो जाएगा बच्चों हमारे पास 129 इंटू 10 की पावर -2। क्लियर। ठीक है, अब दूसरा सॉल्यूशन देखो, दूसरा सॉल्यूशन भी होगा, उसका मोलरिटी दे रखा है और उसका रेजिस्टेंस हमें दे रखा है। तो सॉल्यूशन नंबर 2, मोलरिटी कितनी है, मोलरिटी है 0.2 और रेजिस्टेंस है हमारे पास 520 ओम। तो इसका हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, कप्पा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कप्पा इक्वल टू 1/R इंटू L/A। ठीक है, तो 1/520 हो जाएगा इंटू L/A, हमें मालूम है 129 इंटू 10 की पावर -2। क्लियर हो गया। चलो, तो कप्पा की वैल्यू ये हो गई। अब नेक्स्ट मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा m इक्वल टू K इंटू V/m। ठीक है, तो K हमें दे रखा है 1/520 इक्वल टू 129 इक्वल टू 20 की पावर -2। V हमारे पास कितना है, 1000 है, बाई 0.2। तो बच्चों ये निकल के आएगा
12.4 इंटू 10 की पावर -4 साइमन्स मीटर स्क्वायर पर मोल। तो बच्चों आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 40। देखिए 40 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है NaOAC यानी सोडियम एसिटेट HCl की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर 91.0 and 426.2। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि हमें HOAC यानी एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे काउंट करनी है। तो देखो बच्चों, तो सबसे पहले बात करते हैं एसिटिक एसिड। HOAC को हम कैसे ले सकते हैं, CH3COOH। तो इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो किसके बराबर होती है, देखो आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO माइनस प्लस आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस। अब हमें एक इक्वेशन लानी है, तो कोलरास लॉ को हम यूज करेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA इसको हम प्लस करेंगे HCl से, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, और इसको माइनस करेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। तो देखो बच्चों, यहाँ पर Cl और Cl कट गया, Na और Na कट गया, बचा कौन, CH3COO और H। तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को माइनस करने वाले हैं, तभी जाके हमें ये इक्वेशन मिलेगी। तो आंसर हो जाएगा बच्चों डी। 41 द गिवन डेटा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड Ag प्लस I माइनस AgI, इसके लिए जो है ये पोटेंशियल दे रखा है हमारे पास, Ag के लिए ये वाला पोटेंशियल दे रखा है ना, और हमें निकालना है अब log Ksp फॉर AgI। तो AgI का मतलब क्या हुआ, देखो पहले इक्वेशन लिखेंगे AgI, और AgI जब बच्चों डिग्रेड होगा तो Ag बनेगा प्लस और I बनेगा माइनस। तो इसके लिए हमने जो है क्या निकालना है, log Ksp निकालना है। तो देखो बच्चों, ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब हमने इस इक्वेशन को इन दोनों की मदद से लाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो बच्चों, तो जो पहली इक्वेशन हमारे पास है उसको हम लिखेंगे उल्टा, AgI प्लस एक इलेक्ट्रॉन तो बचा Ag प्लस I माइनस, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है Ag और ये बनी Ag प्लस प्लस E माइनस, है ना, ये बनी इक्वेशन नंबर 3। तो बच्चों अब हम इन इक्वेशन को दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, AgI Ag प्लस एंड I माइनस, है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जोड़ देंगे। तो अभी हमने पहले का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उल्टा लिखा है, तो बच्चों इसके आगे लगाना पड़ेगा माइनस साइन। तो बच्चों देखो, हमने क्या क्या इक्वेशन 2 को रिवर्स लिखा और इक्वेशन 3 को सेम लिखा, और दोनों को हमने क्या किया, ऐड कर लिया। तो अब देखो हमारा जो E1 है वो हमें कैसा मिला बच्चों, E01 कैसा मिला, जब हमने E2 को E3 से प्लस किया, ये तो हुआ। और E2 क्या हमारे पास दे रखा है 0.152, तो ये माइनस में आ जाएगा 0.152, क्योंकि मैंने रिवर्स लिखा है, प्लस E3 की वैल्यू क्या है, माइनस 0.80। ठीक है, चलो तो आंसर आ जाएगा बच्चों हमारे पास माइनस 0.952 वोल्ट, है ना। इतना हमारे पास जो फाइनल रिएक्शन है यानी AgI उसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल गया है। अब हम इस्तेमाल करते हैं नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन क्या बोलते हैं, E0 सेल इक्वल टू 0.0591 बाई N, और आगे आएगा बच्चों log Ksp। ठीक है, तो E0 सेल हमने निकाल दिया, माइनस 0.9952 इक्वल टू 0.0591 बाई N की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर एक ही है, तो ये एक हो जाएगा इनटू log Ksp, है ना। और जो हमारे पास है बच्चों अब log Ksp, उसको कैसे निकालेंगे, देखो log Ksp इक्वल 0.952, ये माइनस में है, बाई 0.0591। तो बच्चों हमारे पास आंसर आएगा माइनस 16.135। तो आंसर हो जाएगा डी। क्लियर।
42 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr इन CrNH3 4Cl2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आसान हो जाएगा। मान लिया जाए कि Cr की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, x है, ठीक है। तो देखो बच्चों x NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, तो x प्लस 4 इंटू 0, Cl का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, तो 2 इंटू -1, ठीक है। और इक्वल टू हो जाएगा, बाहर देखो +1 है तो इक्वल टू हो जाएगा +1। अब देखो बच्चों x माइनस 2 इक्वल टू +1, तो x इक्वल टू हो जाएगा +3, यानी इस कॉम्प्लेक्स में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3, तो आंसर हो जाएगा D। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों क्वेश्चन नंबर 43। तो यहाँ पर पूछा है कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइनल प्रोडक्ट में क्या होगा जब पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक कंडीशन में Ki के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो देखो बच्चों हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमेट का फॉर्मूला होता है Cr2O7, यहाँ पे 2- होता है। एसिडिक कंडीशन में हम लेंगे 14H यानी H2SO4, और Ki में क्या होता है बच्चों, I- होता है, तो 6I- लिख लेंगे। अब देखो जो क्रोमियम है वो चेंज हो जाएगा क्रोमियम ऑक्साइड, तो यहाँ होता है बच्चों 2Cr3+, और जो है वो आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा तो 3I2 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास मिल जाएगा 7H2। तो ये इस तरह की रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर बच्चों जो डाइक्रोमेट है वो क्रोमियम में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमियम ऑक्साइड अगर आप रिएक्शन देखोगे तो यहाँ पर इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है क्रोमियम का वो है हमारे पास +6, तो ये +6 से कितने में चेंज होता है, +3 में, तो बच्चों आंसर हो जाएगा A +3। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों क्वेश्चन नंबर 44। क्या पूछा है, द हाईएस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन, और सबकी यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बराबर है लेकिन सारे एसिड अलग अलग है। तो अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करेगी नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड, और नंबर ऑफ आयंस किस पे डिपेंड करेंगे, वो डिपेंड करेंगे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन किसी पर्टिकुलर एसिड का क्या है। तो देखो कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन, और बच्चों नंबर ऑफ आयन किस पे डिपेंड करेगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना। तो बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस पे डिपेंड करेगा कि वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है कितना वीक एसिड है। देखो यहाँ पर हम सारे एसिड बना लेते हैं। सबसे पहले डाइफ्लोरो एसिडिक एसिड, तो एसिडिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, लेकिन इसमें मुझे फ्लोरीन लगाना है तो मैं 1-2H कम कर देता हूँ, है ना। तो ये वाला हमारे पास हो गया। दूसरा है फ्लोरो एसिडिक एसिड, तो CH2FOCOOH। तीसरा हमारे पास क्लोरो एसिडिक एसिड CH2Cl COOH, और चौथा हमारे पास एसिडिक एसिड यानी CH3COOH। देखो बच्चों जब एसिडिक एसिड में कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जाता है तो उसकी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो है फ्लोरीन और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर फ्लोरीन से कम होती है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर क्लोरीन से ज्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 फ्लोरीन ऐड होने से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बढ़ेगा तो एसिडिटी भी बढ़ेगी। इसीलिए बच्चों जो डाइफ्लोरो एसिडिक एसिड है उसका आयोनाइजेशन सबसे ज्यादा होगा, तो इसीलिए उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी सबसे ज्यादा होगी, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास A। तो यहां पर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है बस। क्वेश्चन नंबर 45 देखो क्या पूछा है, यहां पर इलेक्ट्रोलाइट दे रखे हैं और उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है। अब हमें जो है HOAC यानी CH3COOH इसके लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मालूम करनी है, तो कॉलरास लॉ हम इस्तेमाल करेंगे। देखो बच्चों लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HOAC को हम लिख सकते हैं CH3COOH एसिडिक एसिड। तो कैसे होता है बच्चों, आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO- प्लस आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस। क्लियर हो गया। अब ये इक्वेशन हमें कहां से मिलेगी, जब हम इनका कुछ प्लस और माइनस करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम देखो यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ, ये लेंगे हम, ये क्या है सोडियम एसिटेट, तो CH3COONA। इसको बच्चों हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे HCl से, ठीक है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, और इसको माइनस करेंगे हम बच्चों NaCl से, ठीक है, NaCl। तो क्या होगा बच्चों, देखो Cl और Cl कट जाएगा, Na और Na कट जाएगा, बचा क्या CH3COO और H।
तो हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। तो अब देखो CH3COO का जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कितनी दे रखी है 91.0, तो 91.0 प्लस करना है HCl से, तो HCl क्या हमारे पास 426.2 माइनस करना है किससे NaCl है 126.5, तो बच्चों ये पूरा निकल के आ जाएगा 390.7। तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 46 और बच्चों ये पूछ रहा है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो हमें यहां पर एल्यूमिनियम मिल रहा है और एल्यूमिनियम का वेट इन्होंने दे रखा है कि 5.12 kg एल्यूमिनियम हमें मिल रहा है। तो बच्चों इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की कितनी जरूरत पड़ेगी, बस सीधा सीधा ये पूछ रहे हैं और बहुत सारी चीजें इन्होंने दे रखी है ना। तो सबसे पहले जो हमारी रिएक्शन है Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन और हमें मिल रहा है बच्चों Al, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 3। तो अभी हमें चाहिए बच्चों Q की हमें वैल्यू निकालनी है और हमारे पास फॉर्मूला होता है ऐसे, ठीक है बच्चों। तो अब देखो W हमें दे रखा है और E हमें मालूम करना है। E क्या हमारे पास इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट कितना होता है बच्चों एटॉमिक वेट E इक्वल टू होता है एटॉमिक वेट बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। तो एटॉमिक वेट हमारे पास कितना है 27 बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हो रहे हैं 3, तो हमारे पास E की वैल्यू भी आ गई। अब सीधे आप फॉर्मूले रखो, W कितना है हमारे पास W है 5.12 इक्वल टू E कितना है हमारे पास 27/3 इंटू 1/f, तो f कितना है 96500, ठीक है 5.12 इंटू 3 इंटू 96500 बाई 27, ठीक। अच्छा एक चीज यहाँ पर मैं थोड़ा सा भूल गया, ये जो हमारे पास 5.12 kg है, ये 5.12 kg है, 5.12 kg इसको हमें जो है ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 5.12 इंटू 10 की पावर 3, तो बच्चों यहाँ पर लगा दो 10 की पावर 3। तो अब हो गया 5.12 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 96500 बाई 27, तो बच्चों आंसर हो जाएगा हमारे पास 5.49 इंटू 10 की पावर 7 कूलम, यानी डी विल बी द आंसर। तो चलो बच्चों ये था हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड रिडॉक्स का JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट करके ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।